Hello everybody, this is Mohini. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to start with the first chapter of CBSE 10th history, that is the rise of nationalism in Europe. ये chapter बहुत important है because so many questions are asked in board from this chapter. So let's go ahead with it. The topic that we'll cover today is the French Revolution and the idea of the nation. Let's move to the intro of the chapter. So एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक सोरियो. उन्होंने एक 4 प्रिंट्स की सीरीज़ बनाई थी. अब उनका जो प्रिंट्स की सीरीज़ थी उसमें उन्होंने जो अपना विज़न यूज़ करा था वो यूटोपियन विज़न था. अब यूटोपियन विज़न मतलब एक ऐसा विज़न, एक कुछ ऐसी बातें उन्होंने उस प्रिंट में बताई, कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने उस प्रिंट में बनाई जो कि शायद ही कभी फ्यूचर में एग्जिस्ट होंगी. समथिंग दैट इज़ अनलाइकली टू एग्जिस्ट, हार्डली इट विल एग्जिस्ट. तो ही शोड दैट पीपल वर मार्चिंग इन द ट्रेन. जैसे हम स्कूल में मार्च पास्ट करते हैं उस तरह से ही जो कंट्रीज़ हैं वो मार्च पास्ट कर रही हैं, वो मार्च कर रही हैं. और जैसे हम अपना ट्रिब्यूट किसी चीफ गेस्ट को या किसी ऑनरेबल को देते हैं उसी तरह वो अपना ट्रिब्यूट दे रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को. अब जैसे स्कूल में जो मार्च पास्ट होता है उसको लीड करते हैं हमारे कैप्टन्स, हमारे काउंसिल मेम्बर्स. इस ट्रेन को कौन लीड कर रहा था? द स्विट्ज़रलैंड एंड द यूनाइटेड स्टेट्स. ही ऑल्सो शोड कि एब्सोल्यूटिस्ट के जो रिमेन्स है. अभी एब्सोल्यूटिस्ट क्या है? एब्सोल्यूटिस्ट मतलब द मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. मोनार्कियल फॉर्म मीन्स जिसमें हम राजा रानी वाला सिस्टम होता है, दैट सिस्टम. उसके जो रिमेन्स थे वो ग्राउंड पे शैटर्ड पड़े हुए थे. मतलब हम वो ये दिखाना चाहते थे कि जो मोनार्कियल सिस्टम है वो ख़त्म हो गया है, अब हम जो है डेमोक्रेसी की तरफ मूव कर रहे हैं. उन्होंने अपने प्रिंट्स में ये भी दिखाया कि हेवन से जो क्राइस्ट हैं, सैंट्स हैं, एंजल्स हैं, वो सब अपनी ब्लेसिंग्स को शार अप कर रहे हैं ऑन द कंट्रीज दैट आर शोइंग द डेमोक्रेटिक एरा ऑफ द वर्ल्ड. This is the painting. Here you can see these are the angels in Christ. Those are showering their blessings. This is our Statue of Liberty. These are the different countries that are marching. These are the remains of the absolutist government. Right? So it shows completely a democratic form. Now, what is nation state and nationalism? अब जैसे मैंने कहा कि मैं इंडियन हूँ, आप भी इंडियन हैं, तो ये जो इंडियन होने का सेंस है ये हम लोगों को जोड़ता है. ये हमारी क्या है? एक कॉमन आइडेंटिटी है. और हमारी ये जो कॉमन आइडेंटिटी की फीलिंग है यही हमारा क्या है? नेशनलिज्म. अब ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे मेजॉरिटी या सब लोग ही इस आइडेंटिटी को शेयर करते हैं वो सब क्या है? नेशन स्टेट्स. अब शुरू करते हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन. एज यू ऑल नो, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट हुआ था 1789 में. 1789 में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ तो लोगों ने बहुत सारे पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए जिससे जो मोनार्की है उसे रूल ऑफ सिटीजन्स में कन्वर्ट कर सकें. मतलब हम मोनार्की हटा के डेमोक्रेसी ला सकें, लोगों को थोड़ी फ्रीडम दिला सकें. इसके लिए बहुत सारे मेजर्स लिए गए. अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करा गया. तो सम ऑफ द आइडियाज़ आर लिस्टेड हियर. फर्स्ट वन वॉज द ल पेट्री एंड द ला सिटोये. तो व्हाट डज ल पेट्री मीन्स? ल पेट्री मीन्स द फादरलैंड. ये जो धरती है ये मेरी है, ये मेरी, हम जैसे बोलते हैं ना कि ये धरती हमारी माँ है, तो उस तरीके से ये जो लैंड है वो हमारा फादर लैंड है. हम इससे जुड़े हुए हैं, हम इससे कनेक्टेड हैं. और सिटोये द सिटीजन मतलब अब हम राजा के सब्जेक्ट्स नहीं हैं, अब हम खुद फ्री हैं, हम खुद से अपने आप को रूल करेंगे. ठीक है, हमें किसी राजा की ज़रूरत नहीं है खुद को रूल करने के लिए. तो ये दिखाता था कि किस तरह लोग अपने फादर लैंड से डिफरेंट सिटीजन्स जो है वो कनेक्टेड है. इसके साथ ही हमने जो रॉयल फ्लैग था उसको भी कर दिया अबॉलिश. अब हम लेकर आए अपना नया फ्रेंच फ्लैग, दैट वाज दिस ट्राई कलर, द ब्लू वाइट रेड. एंड देन द एस्टेट जनरल, आप लोगों ने पढ़ा है 9th क्लास में. इट वाज अ पॉलिटिकल बॉडी जहाँ पे जो क्लर्जी, नोबिलिटीज़ और थर्ड एस्टेट के लोग थे उनकी मीटिंग्स हुआ करती थी. उसको हमने रीनेम कर दिया एज द नेशनल असेंबली. इसके साथ साथ पहले बहुत सारे डिफरेंसेस थे. हमने सोसाइटी को डिवाइड कर रखा था इन डिफरेंट फॉर्म्स, लाइक क्लर्जीज़ जो हाई सोसाइटी लोग हैं, नोबिलिटीज़, और जो हमारे थर्ड एस्टेट के कॉमन पीपल हैं. उस तरह से हमने उनको डिवाइड कर रखा था. अब वो डिवीज़न हमने कर दिया ख़त्म. हम लेकर आए यूनिफॉर्म लॉज, मतलब सब के लिए होगी इक्वलिटी, किसी के लिए कोई डिवीज़न नहीं होगा. जो फीडल सिस्टम था हमारा, फीडल सिस्टम मतलब जो क्लर्जी और नोबिलिटी है भाई वो तो टैक्स नहीं देंगे, और जो थर्ड एस्टेट के कॉमन पीपल हैं उनको तो टैक्स देना पड़ेगा. इसको भी हमने कर दिया अबॉलिश. अब फ्रांस में नेशनलिज्म की फीलिंग को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने फ्रेंच को प्रमोट किया. जो डिफरेंट डायलेक्ट्स, डिफरेंट बोलियाँ जो लोग डिफरेंट पार्ट्स में बोलते थे उनको हमने कर दिया डिस्करेज, उनको कर दिया डाउन, और फ्रेंच को प्रमोट किया एज अ कॉमन लैंग्वेज. साथ साथ हमने ये जो आइडियाज़ हैं इनको सिर्फ फ्रांस तक ही लिमिटेड नहीं रखा, हमने इनको स्प्रेड किया पूरे यूरोप में.
ताकि पूरे यूरोप में हम इस तरह की डेमोक्रेसी को स्प्रेड कर सकें, लोगों को फ्रीडम दिला सकें, ठीक है। नाउ द मेन थिंग अबाउट द सेशन इज़ के वील नॉट ओनली लुक एट द कंटेंट कि क्या क्या होता है, वील ऑल्सो लुक कि किस तरह के क्वेश्चंस उस टॉपिक से पूछे जाते हैं इन द बोर्ड एग्जाम्स. So as you can see, here are two questions for 1 mark, both have the same meaning. As you can see, or is there, and it was asked in CBSE 2015. The first question says, what was the main aim of the French revolutionaries? Or you can also say, what was the major change that occurred in the political and constitutional scenario? मतलब यूरोप में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसका क्या इफेक्ट आया, उससे क्या क्या चेंजेस अकर हुए मेन. और जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज हमारे पूरे यूरोप में फैल रहे थे, बहुत सारे अपने आइडियाज़ को स्प्रेड कर रहे थे, उसका मेन एम क्या था? तो उसका मेन एम था जो मोनार्कियल गवर्नमेंट है उसको डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करना, उसको ट्रांसफ़र करना. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर 5 marks दैट वाज आस्क्ड इन CBSE 2016. द क्वेश्चन सेज, analyze the measures and practices introduced by French revolutionaries to create sense of common identity. सिंपल, मतलब हमें वो मेजर्स और प्रैक्टिसेस, वो कॉन्सेप्ट्स हमें बताने हैं जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने इंट्रोड्यूस करे थे ताकि लोगों में एक नेशनलिज्म की फीलिंग वो स्प्रेड कर सकें. अब इसमें हम क्या लिखेंगे? वही हमारे ये पॉइंट्स, यही सब स्प्रेड किया हमने. फादरलैंड, सिटीजन, फ्रेंच फ्लैग, एंड देन दिस feudal system, all these will be written in that answer, or you have to explain all these. Okay, now let's move to the Napoleonic Code. You all know Napoleon, the hero. Now there was Jacobin clubs, there was the dictator, there was the National Assembly, all of them were ruling, but suddenly Napoleon came into power. Napoleon Bonaparte, you all know, he came into power and he bring back monarchy with him. मतलब अच्छा खासा चल रहा था, पर वो फ्रांस में वापस से मोनार्की लेकर आ गया. लेकिन मोनार्की तो वो लेकर आया, उसने लोगों के फ्रीडम को बहुत कम किया. उसके साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स भी इंट्रोड्यूस किए पर जिससे उसने एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारा उसको बना दिया और ज़्यादा एफिशिएंट, उसको बना दिया और ज़्यादा सिंपल, और लोगों को थोड़ी थोड़ी फ्रीडम उसने प्रोवाइड भी करी. अब नेपोलियनिक कोड कहता क्या है? नेपोलियनिक कोड को हम सिविल कोड ऑफ 1804 भी बोलते हैं. अब ये बोलता है कि एबॉलिश बर्थ प्रिविलेजेस, मतलब ये जो हमारा क्लर्जी नोबिलिटी का सिस्टम है इसको कर दो ख़त्म, हमें नहीं चाहिए. जो जिसके पास जो वैल्यूज़ होंगी, जो स्किल्स होंगी, उसी हिसाब से चलेगा. बर्थ प्रिविलेजेस किसी को नहीं मिलेंगे. राइट टू प्रॉपर्टी को कर दो सिक्योर. राइट टू प्रॉपर्टी मतलब जिसका मन करे वहाँ पे ज़मीन खरीदे, उसको ओन करे, सिंपल. एस्टैब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कोई क्लर्जी नोबिलिटी नहीं, कुछ नहीं, सब लॉ, मतलब लॉ के हिसाब से सब लोग इक्वल हैं. इसके साथ साथ उसने ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव किया, और भी बहुत सारे मेजर्स उसने अडॉप्ट किए जिससे वो एडमिनिस्ट्रेशन को सिंप्लीफाई कर सके, बेटर बना सके और ज़्यादा एफिशिएंट बना सके. नाउ इफ़ अ 3 mark क्वेश्चन इज आस्क्ड, यू हैव टू राइट दीज 3 points, these one, but if you want to explain it more to the examiner, you can write all these 5 points, right? Okay, so this is the question for 3 marks that was asked continuously 2010, 11, 12 and 14. The question says कि नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट बनाने के लिए क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए. एज आई टोल्ड यू, these were the changes that he made, so these also you have to explain in that answer. Okay, it's a very important question, mark it. Now this is a 5 marker question from the same topic and it was asked in CBSE 2016. क्वेश्चन देखने में बहुत भयानक और बहुत बड़ा लगता है, लेकिन क्वेश्चन का मतलब वही है जो हमने अभी पढ़ा कि नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया फ्रांस में, लेकिन उसके साथ साथ उसने एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस किया जिससे जो सिस्टम है वो बहुत रेशनल, मतलब ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बन सके. एक्सप्लेन विद सुटेबल पॉइंट्स. यू ऑल नो व्हाट यू हैव टू राइट. ऑल दीज थिंग्स ओनली यू हैव टू राइट. यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन देम अ बिट मोर. यू कैन गो थ्रू योर NCERT फॉर द आंसर्स, राइट? Other than this also. Okay, one more question is there कि why was the Napoleonic rule over other regions unpopular in subsections of Europe? Now this is interesting कि नेपोलियन तो सब जगह इतने अच्छे अच्छे रूल्स स्प्रेड कर रहा था, इतने अच्छे अच्छे आइडिया स्प्रेड कर रहा था, लेकिन फिर भी यूरोप के कुछ सेक्शंस में वो अनपॉपुलर क्यों हो गया? दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन CBSE 2012 फॉर 3 marks. अब इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे ये कि यूरोपियन पॉपुलेशन तो थी, उसका जो रिएक्शन था फ्रेंच रूल को लेके, मतलब जो फ्रेंच के रेवोल्यूशनरीज थे वो पूरे यूरोप में फैल रहे थे अपने आइडियाज़ को लेके, तो जो यूरोपियन पॉपुलेशन थी उसका रिएक्शन मिक्स्ड था. इनिशियली फ्रेंच आर्मीज वर कंसीडर्ड एज द हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी.
मतलब उनको लग रहा था कि ये लोग आ रहे हैं हमारे लिए बहुत सारी फ्रीडम और बहुत सारे चेंजेस लेकर आ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे ये जो फ्रीडम थी, ये जो लिबर्टी की फीलिंग, जो हैप्पीनेस थी लोगों में फ्रेंच आर्मीज़ को लेके, वो धीरे धीरे बदल गई हॉस्टिलिटी में। हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी में, शत्रुता में। अब लोगों को रियलाइज़ हुआ कि भाई ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हमें मिल रहे हैं, ये जो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन वगैरह मिल रहा है हमें, वो तो पॉलिटिकल फ्रीडम की कॉस्ट पे मिल रहा है। मतलब हमें अपनी फ्रीडम लूज़ करनी पड़ेगी अगर ये सब चाहिए तो। ये लोगों ने रियलाइज़ किया। इसके साथ साथ लोगों पे टैक्सेशन इंक्रीज़ कर दिया नेपोलियन ने, सेंसरशिप बढ़ा दी। तो इससे लोगों को रियलाइज़ हुआ कि धीरे धीरे नेपोलियन अनपॉपुलर होने लगा, राइट। So that's all for today. Thank you so much for watching. We'll come up soon with the next part, that is the making of nationalism in Europe. Stay tuned. Thank you so much.